कुछ बता रहे थे, एक एक रिकैप कर ले आप लोग को, है ना। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि हम लोग चाहे तो देखिए, लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर मान लो कोई घड़ा है ना, इस तरह से मान लो कोई घड़ा है, और घड़ा को यदि हम तोड़ दें तो इसका बहुत सारा पार्ट बन सकता है। मान लो छोटा छोटा इतना सारा पार्ट बन गया, कोई कोई इस तरह का, तो हम बोलेंगे कि ये सारा पार्ट्स का इस घड़े का कंपोनेंट्स है ना। और इसको बोलेंगे स्प्लिटिंग ऑफ घड़ा, या इसको रिजोल्यूशन ऑफ घड़ा। रिजोल्यूशन का जो वर्ड है, चूंकि यहाँ हम वेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ देना किसी चीज को, या उसको स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं रिजोल्यूशन, आप इसको स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं, है ना। ये जो आपका रिजोल्यूशन वर्ड है ना, रिजोल्यूशन बोलिए या स्प्लिटिंग बोलिए, बात सेम है। तो किसी घड़ा को मतलब बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, तो हर एक पार्ट को बोलेंगे कंपोनेंट्स इसका, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो वेक्टर है, इसको हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। वेक्टर करने का मतलब, वेक्टर करने का मतलब से साइड में दिखा रहे हैं, मान लो कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए है, इसको हम चाहें तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम चाहें तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी भी लिख सकते हैं अपने मन से। चलिए, तो किसी वेक्टर को हम कितना भी पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक वेक्टर को चाहे तो हम बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। मान लो इसको b प्लस सी प्लस डी प्लस सी, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो 5 है, 5 लाना है तो हम कर सकते हैं, इसको 2+3 कर सकते हैं। हम इसको चाहें तो 1+2+2 कर सकते हैं, या इसको पॉइंट पॉइंट में। तो किसी वेक्टर को हम इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग लिमिट करके ही पढ़ते हैं, हम लोग अनलिमिटेड पढ़ाई नहीं करेंगे। हम लोग को पढ़ना है दो तरह का रिजोल्यूशन। लास्ट क्लास जो लोग किए होंगे हम दिखाए थे, यहाँ लास्ट क्लास में देखिए, यहाँ सबसे नीचे दो दो तरह का रिजोल्यूशन बताए थे। एक था आपका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा था कार्टेशियन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक ही है, मतलब ये डायमेंशन का अंतर पड़ता है ना। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन बेसिकली दोनों सेम चीज है। तो हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर है। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है किसी वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ना, ठीक है। किसी वेक्टर को, इसका दो वर्जन है, मतलब देखते हैं 2D वैक्टर, 2D वर्जन इसको कर सकते हैं, या इन 2D, इन 2D की बात करते हैं पहले। इन 2D मतलब 2 डायमेंशन, है ना। 2 डायमेंशन में क्या होता है, किसी वेक्टर को हम दो भाग में तोड़ते हैं, ठीक है। और वो दोनों भाग जो होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब रिजोल्यूशन, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन का दो पार्ट हो गया। इसको मान लो पार्ट 1 करके हम पढ़ते हैं ना, इसको पार्ट 1 कर देते हैं सपोज को, इसको हम पार्ट 1 करते हैं 2D, है ना। 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, ये इसको कर सकते हैं 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन, इसको कर सकते हैं 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन में देखो क्या होता है, हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को 2 डायमेंशन में तोड़ते हैं। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ना। पहले सपोज करो हम इस तरह से एक पहले तो एक्सिस ले लेते हैं। ये मालूम है हमारे पास दो एक्सिस है, ठीक है। दो एक्सिस सपोज करो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अगर आप लोग मैथ्स पढ़ेंगे जरूर एक्स और वाई एक्सिस समझते होंगे। मानो मेरे पास एक एक्सिस है, और सपोज करो इसमें हम एक वेक्टर बना रहे हैं। ये ओरिजिन से एक वेक्टर है इस तरह का, ये मेरा वेक्टर ए है सपोज करो, कहीं भी ले सकते हैं। ये वेक्टर ए है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो वेक्टर ए है, चलो इसका ओरिजिन को ओ मान लेते हैं, और ये एंडिंग पॉइंट को हम लोग क्या मानते हैं, पी मान लेते हैं, मान सकते हैं, पी मान लेते हैं। मीन्स यहाँ पर ओपी एक वेक्टर है, और इस वेक्टर का नाम मान लो ए है। अगर वेक्टर आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हो दिक्कत होगा, लेकिन ओपी के ऊपर वेक्टर साइन, ये साइन दिखा रहा है कि ओपी एक वेक्टर है, ठीक है। और इसको हम वेक्टर ए बोलते हैं, तो यहाँ पर हम वेक्टर ए लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ दो कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं। अभी तक क्या किए हम, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है और एक वेक्टर बनाया है ओपी, है ना, जिसका वेक्टर का नाम ए है। पूरे को ओपी लिखो चाहे ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सपोज को यहाँ दो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर सीधे यहाँ आ रहा है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। वैसे ही ये एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर है, वैसे ही यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ओह सॉरी, गायब हो गया। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री जा रहा है। चलो इस परपेंडिकुलर का नाम एम देते हैं, इस परपेंडिकुलर का नाम एन देते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, पीएम
परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और पी एन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, है ना। यहां से ऐसा लिख सकते, लेट ओपी इक्वल टू ए, पी एम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, पी एन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। एक्सिस यहाँ ए है ना। स्पेलिंग समझ में आना चाहिए क्लियर आप लोगों को। चलिए अभी 2 डायमेंशन में पढ़ रहा हूं। अब एक काम करते हैं, ये ओ एम को एक और वेक्टर मानते हैं, है ना। चलो मान लेते हैं कि ओ एम एक वेक्टर है। वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? वेक्टर के लिए 2 चीज होना चाहिए। वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? एक लाइन होना चाहिए और उसके आगे एक एरो होना चाहिए। मतलब लाइन लाइन होना चाहिए, उसका एक एरो होना चाहिए। मान लो मेरे पास ओ एम एक लाइन है, ठीक है, ओ एम एक लाइन है जिसका एरो इधर क्यों है, ये मान रहे हैं हम। पहले परपेंडिकुलर डालें और ओ एम हम निकाल रहे हैं। परपेंडिकुलर डालने के बाद एम मिलेगा, उसका हम मान लेते हैं कि ओ एम जो है एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम हम लोग ए एक्स देते हैं अपने मन से। साथ ही मान लेते हैं कि ओ एन एक वेक्टर है, इसका नाम हम लोग ए वाई देते हैं। देखो अगर यहां तक क्लियर हो तो फिर से जरा समझाते हैं। पहले हमने क्या किया, एक्स वाई एक्सिस लिए, एक वेक्टर लिए ओपी, है ना, जिसका नाम ए वेक्टर है। अब ये क्या करते हैं, यहां से 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, एक एम और एक एन, और हम लोग दोनों को एक वेक्टर मान लिए, है ना। उसी लेंथ का एक वेक्टर हम सपोज कर लिए, ठीक है। इसको काला कर देते ताकि आपको लगे कि नहीं ये अलग बिरादरी का नहीं है। इसी बात में देखो ये जो है स्टेप वाइज, जैसे हम बता रहे स्टेप वाइज समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो ओ एम भी एक वेक्टर हो गया जिसका नाम ए एक्स है, ओ एन भी एक वेक्टर हो जिसका नाम ओ वाई है। जैसे ओपीएम वेक्टर माने थे जिसका नाम ए था, ठीक है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा इन सब के बीच। इन सब के बीच का रिजल्ट क्या है, यहाँ पे सीधे लिखते हैं, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम देते हैं ओपीएम, ओपीएम, है ना। एक देखो बड़ा अच्छी बात है, हम लोग किसी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़े होंगे, हम चाहें तो ये जो ओ एन वेक्टर है इसको शिफ्ट करके यहाँ भी ला सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा वो जस्ट ओ एन के बराबर होगा, है ना। अगर मान लो यहाँ इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ एक वेक्टर बना सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में ये ट्रायंगल में 3 वेक्टर आ गया, है ना। मतलब एमपी भी एक वेक्टर हो गया जो ओ एन के बराबर होगा, है ना। यहाँ पर आप यहाँ ये भी मान लीजिए अगर दिक्कत होती है, यहाँ लिख सकते हैं कि एमपी क्या है, एक वेक्टर है जो किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। और ओ एन तो ऑलरेडी कितना मान चुके हैं, ए वाई, तो ये ए वाई हो गया, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग सुपोजिशन के साथ लेट करके लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, तब हम लोग काम करेंगे। नोट बनाते समय को ध्यान दीजिएगा। तो यूजिंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन टू ट्रायंगल ओपीएम, अब ओपीएम की बात करेंगे। तो ट्रायंगल क्या करता है, 2 कंटिन्यूस वेक्टर को जोड़ने से तीसरा जो बनता है वो रिजल्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 कंटिन्यूस कौन कौन है, ओ एम, इसका एरो यहाँ खत्म हुआ, ये हो गया हेड, सॉरी टेल, ये हेड, फिर यहाँ से शुरू हुआ टेल और ये यानी ओ एम और एम पी कंटिन्यूस वेक्टर है। यानी ओ एम और एम पी को हम जोड़ दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक ऐसा आएगा जो दोनों को जोड़ने वाला हो। देखो दोनों को जोड़ने वाला और अपोजिट ऑर्डर का हो। तो देख लो ये इसका टेल से लेके हेड तक ये ट्रायंगल होता, तो ये हो गया हमारा कौन सा वेक्टर, ये हो गया ओपी। यानी अभी तक ए जो माने थे वेक्टर ए एक्स, ए वाई और सॉरी हाँ, और ये एमपी में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन यहां सब एक रिलेशन नजर आ रहा। ट्रायंगल लॉ का जैसे हम इस्तेमाल कर दिए। ओ एम की जगह क्या लिख सकते हैं, चलो ओ एम की जगह हम चाहें तो लिख सकते हैं ए एक्स लिख सकते हैं, वेक्टर एक्स, क्योंकि ओ एम को एक्स के बराबर माने हुए हैं। एमपी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एमपी ओ एन के बराबर और ए वाई माने इसको ए वाई लिख सकते हैं, और ओपी को हम ए लिख सकते हैं। तो देखो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। तो उन्होंने सर सब तो सपोज करके निकाल, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया कि ए इक्वल टू लिखा सकता है ए एक्स प्लस ए वाई, ए इक्वल टू लिखा सकता है ए एक्स प्लस ए वाई। इसका मतलब है कि हमारा जो ये वेक्टर था, चूंकि ये वेक्टर 2 पार्ट में बदल गया ना, जैसे कि अगर मान लो
5 बराबर लिखा हुआ 2 + 3, इसका मतलब 2 और 3 मिलकर 5 बना रहा था। हम बोलेंगे 2 एक कंपोनेंट है 5 का, 3 एक कंपोनेंट है 5 का। तो जस्ट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए को 2 भाग में तोड़कर हम लिख सकते हैं ax + ay, ठीक है ना। वेट अ मिनट जरा करते हैं। ए को यहाँ 2 भाग में हम तोड़ सकते हैं ax + ay, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम कहेंगे कि ax और ay यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट है किसका, a का, ठीक है। हमने देखा कि a जो है वो 2 भाग में टूट के आ रहा है ax + ay, यानी ax और ay जो है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे ax, ये वेक्टर का नाम हो गया ax, इस वेक्टर का नाम हो गया ay। हम कहेंगे कि ax और ay जो है आर द कंपोनेंट्स, टुकड़ा है किसका, a का। और सबसे बड़ी बात की ये दोनों टुकड़ा एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों टुकड़ा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये हो गया रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर की ही ना कहानी है। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर जरा ऊपर आते हैं, देखो क्या डिफिनेशन था। द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स सच दैट द कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स टीएस है ना, कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। या 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन है ना। तो 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन को हम लोग प्रूफ करके दिखाएं, कैसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अगर और हम लोग चाहें तो एक्स और वाई वेक्टर मानेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ए और एक्स और ए वाई के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2D में हुआ, ये कहानी तो 2D में हुआ। अगर है ना पार्ट 2 करते हैं 3D में। 3D को हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, 3D को भी हम प्रूफ कर सकते हैं, मतलब अगर 3 डायमेंशन है तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ नहीं करेंगे। कहने क्या मतलब है समझिए आप। कहने का मतलब है कि मान लो मेरे पास एक 3D पिक्चर लेते हैं, सपोज करो ये मान लो 3D, मतलब 3D का मतलब समझते कि नहीं। यहाँ पर 3 वेक्टर है ना, एक 3 एक्सिस है, ये होता है x एक्सिस होता है या y एक्सिस होता है, ये नीचे वाला y डैश हो जाता है ना, इसका पीछे वाला x डैश हो जाता है, ये z है और ये z डैश हो जाता है। यहाँ पर सपोज को मेरे पास कोई वेक्टर है, सपोज को एक वेक्टर हम लेते हैं, सपोज को मेरे पास एक कोई वेक्टर है इस तरह का वेक्टर a है ना। यहाँ पर यदि कोई हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a, फिर से हमारे पास एक वेक्टर a है, तो ये वेक्टर भी 3 भाग में टूट सकता है। एक x के तरफ ये होगा ax जैसे ऊपर दिखाए थे, एक y के तरफ वो होगा ay, और एक टूट सकता है z के तरफ भी, इधर की ओर भी टूटेगा ये हो जाएगा az। ये स्ट्रेट लाइन आएगा ना, तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हो जाएगा az। यानी 3 डायमेंशन में वेक्टर का रिजोल्यूशन रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन, ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर इन द सेंस कि देखो सब 90 डिग्री पर है, देखो ax और ay 90 पर है, ये भी देखो 90 पर है, ये भी देखो 90 पर है, सब एक दूसरे पर 90 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा 3 भाग में टूटता है, ax + ay + az। ये भी हो गया रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन वेक्टर, बट इट इज इन 3 डायमेंशन, 3D है ना। ये 3 डायमेंशन में ax ay और az 3 पार्ट बना, ठीक है। तो वेक्टर का ये 2 तरह का रिजोल्यूशन हो गया। हमको लगता है इसमें कुछ आप लोग पूछना चाहिएगा, है ना। ये बहुत ही सिंपल था, इसमें किसी तरह सिंपली कंस्ट्रक्शन करके हम लोग दिखा दी कि वेक्टर को हम लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जरा इस पर हम लोग कुछ एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एनालिसिस कैसे करते हैं जरा आते हैं। दो चीज आप लोग जान गए हैं कि ए को एक्स और एवाई में तोड़ सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर, और ए को एक्स एवाई और एजेड में तोड़ सकते हैं, सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए। चलिए आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानते हैं हम लोग, है ना। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन रेक्टेंगुलर, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वी हैव, बगल पर डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बना देंगे तो आप लोग समझने में सुविधा हो गया। बगल पर हम डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पर यहीं पर बनाते हैं, क्या दिक्कत है, यहीं पर बनाते हैं। 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 3D में बाद में आएंगे, 2 से ही मेरा काम चल जाएगा। ये मेरा वेक्टर था, फिर से वैसे ही वेक्टर में बना रहे हैं, यही वेक्टर था। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया था, हमने क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे इधर,
और इधर दो तरफ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, इसका नाम शायद m दिए थे, इसका नाम शायद n दिए थे, ये हमारा OP था, इस वेक्टर का नाम A था, ठीक है ना। और रिजल्ट क्या आया था, इधर एक वेक्टर आया था, इधर एक वेक्टर आया था, और हम देखे थे कि ये वेक्टर AX था, ये वेक्टर AY था। तो हम लोगों ने देखा था कि A बराबर क्या आ गया था, AX प्लस AY, ये हमने प्रूफ किया था। अभी तक का कहानी इतना ही है। इसको हम लोग थीटा एंगल मान सकते हैं, चलो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। लेट अस सपोज कि O, ये O है, POM में ये एंगल थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल POM, हम कोई बता सकता है साइन थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से कोई बताइए क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा। POM में साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो हमको बताइए कि इसमें P कौन है, H कौन है, कौन सा साइड P है, PMP है कि OMP है कि OPP है, जल्दी से बताइए, कौन बताता है, देखिए जल्दी। इसमें परपेंडिकुलर कौन है, PM परपेंडिकुलर है। आए? PM परपेंडिकुलर, सही बात। हाँ, PM क्या है, परपेंडिकुलर है। और हाइपोटेनस कौन है, OP। OP, वेरी गुड, PM परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस OP। और साइन थीटा बराबर क्या होगा, PM की जगह, PM की जगह क्या हम AY लिख सकते हैं सिंपली, बताइए सही से। और OP के जगह क्या सिंपली A लिख सकते हैं, बोलो सही। ये कैसे आप कह रहे हैं, वो ऐसे हम कह रहे हैं कि ये तो रिजल्ट है, इसको अपने अंदर यहाँ साइड में दिखाते हैं इस चीज को। वो ऐसे कह रहे हैं, आपको तो पता है यहाँ पर, जब आपको ये पता है कि OP वेक्टर किसके बराबर है, वेक्टर A के बराबर, तो OP वेक्टर का जो मॉड होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर A के मॉड के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, आपको हम ये सिखाए थे कि वेक्टर ए को सिंपली ए भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए के मॉड को सिंपली ए लिख सकते हैं। तो वैसे ओपी के मॉड को सिंपली क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं क्या, बात समझ में आ रहा। ओपी को चूंकि वेक्टर ए के बराबर मान है, यस ओपी सर। को, हाँ तो इस लिख सकते हैं, ओपी को ए के बराबर लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ओएम को किससे बराबर लिख सकते हैं, ओएम को एक्स के बराबर लिख सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग ओ एन को किसका लिख सकते हैं, ए वाई के बराबर। और चूंकि ओ एन और पीएम बिल्कुल पैरेलल होगा, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वाई के बराबर लिख सकते हैं। इतना रिजल्ट है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा, ए वाई ए। तो जब साइन थीटा ए वाई ए हो गया तो ए वाई निकल जाएगा ना, ए वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, है ना। अगेन ये स्टार है, साइड में नोट करने वाला चीज है। अगेन कॉस थीटा क्या होगा इसी ट्रायंगल से, बताइए इसी ट्रायंगल से बताइए कॉस थीटा क्या होगा, बोलिए जल्दी। कॉस थीटा क्या होगा, OM/OP। हाँ ओ एम बाई OP/PM। ओपी, और ओ एम बाई ओपी होगा। ओ एम क्या निकाले हुए हैं, देखो यहाँ पर ओ एम ए एक्स के बराबर है, तो ये क्या हो गया, ए एक्स हो गया। और ओपी क्या हो गया, ए हो गया, कॉस थीटा। तो ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए वी हैव, अब जो बताया बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट, हमने ए को लिखा है ए एक्स प्लस ए वाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब एक साइड में एक नोट आपको हमको बताना पड़ेगा, अगर हम नहीं बताएंगे तो आपसे कभी भी क्लियर नहीं होगा, ये समझे बात को ना। आपको साइड में एक नोट के तौर पर हमको दिखाना पड़ेगा। देखिए साइड में एक नोट दिखा रहे हैं, आपको हम बताए थे कि कोई भी वेक्टर जो होता है, किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है, वही वेक्टर बाय उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। पता नहीं ये चीज आप लोग जान रहे हैं कि नहीं। ये आपको ये भी बताए थे कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर का दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं हम लोग। अगर नहीं याद आपको ये बताते, मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए है जो 5 उसका वैल्यू है और एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ एक स्पेशल वेक्टर होता है, उसका नाम आई होता है। अगर लास्ट क्लास जो लोग नहीं किए समझ लीजिए, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए,
अभी तक हम लोग क्या करते थे, ए लिखते थे, 5 लिखते थे, और अगर एक्स इस तरफ काम कर रहा था अलोंग एक्स एक्सिस लिखते, पर यही लिखते थे हम लोग, यही करते थे। मतलब वेक्टर अगर एक्स की तरफ काम कर, देखो ये एक्स है ये वाई है, एक्स की तरफ काम कर रहा है, चाहे ईस्ट वेस्ट पहले जानते थे हम लोग, तो इस तरह से हम लोग दिखाते थे। यहां पर वैसे करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस तरफ ना करके एक्स एक्सिस तरफ हम एक यूनिट वेक्टर मानते थे जिसका वैल्यू 1 है। ये आई एक वेक्टर है जिसका वैल्यू 1 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए a बराबर 5 पाई लिख देते हैं। a बराबर 5 पाई लिखने से दो फायदा हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि हमको तो इस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ा, और दूसरा फायदा हुआ आई चूंकि फिक्स वेक्टर, आपको बता दें कि 3 फिक्स वेक्टर्स होते हैं यूनिट वेक्टर, एक एक्स के तरफ आई, वाई के तरफ जे, और जेड के तरफ के, ये 3 वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इसका वैल्यू 1 है, इसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही ये आई है, एक्स की तरफ जे होता है, देखो ऐसे जे लिख के ऊपर कैप बनाते हैं, और के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, आगे हम आई जे के ही सिर्फ बोलेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये चीज है। तो इस डायग्राम वापस हम आते हैं। तो अब बताइए हमको, क्या ए एक्स को, देखो यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पर वही चीज है, हमारे पास एक एक्स वेक्टर है, एक्स वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर एक्स का, या ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स की तरफ हो, तो एक्स की तरफ मतलब इधर की ओर जो यूनिट वेक्टर कोई, तो एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई होता है। तो जैसे कि यहाँ इस वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं दो पार्ट में, वैसे इसको भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए वाई का क्या लिख सकते हैं, ए वाई का कैप इंटू यूनिट वेक्टर, तो वाई की तरफ क्या होता है, जे होता है। तो ए बराबर क्या लिखा गया, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ठीक उस तरह से अब देखो, ए एक्स का मॉड लिखो या सिंपली एक्स लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए वाई का मॉड या सिंपली वाई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप लोग को दिक्कत यहां पर होगा, आप समझिएगा ए एक्स को हम ऐसा कैसे लिख दें, सिंपल सी बात है, किसी वेक्टर की फॉर्मूला होता है, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर, अब बोलोगे सर यहाँ ए का ए कैप था तो ए एक्स का ए एक्स कैप होना चाहिए था, नहीं, चूंकि एक्स की तरफ का एक वेक्टर फिक्स है, एक्स के तरफ का ये जो एक्स है यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स है, एक्स के तरफ का यूनिट वेक्टर फिक्स है ना, इसलिए आप इसको ए एक्स नहीं लिख के आपको सिंपली आई लिखना है। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, अगर ए एक्स है तो लिखना चाहिए था ए एक्स का यूनिट वेक्टर, सॉरी ए एक्स का मैग्नीट्यूड इनटू ए एक्स का यूनिट वेक्टर, लेकिन इस यूनिट वेक्टर की जगह हम सिंपली आई लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है एक्स की तरफ आई होता है ना, इसे लिख दिए। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये भी एक फॉर्म आ गया। जैसे ये एक था कि वेक्टर को इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, तो वेक्टर को इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं। अभी देखिए एक और बात, चूंकि ए एक्स बराबर हम क्या निकाले हैं, ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर क्या निकाले हैं, ए साइन थीटा, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत, तो तीन तीन फॉर्म आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए एक फॉर्म आ गया ए एक्स प्लस ए वाई सिंपली लिख सकते हैं, एक फॉर्म आ गया आप इसको ए एक्स आई प्लस ए वाई जे भी लिख सकते हैं, और एक फॉर्म आ गया इसको ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे भी आप लिख सकते हैं। तो ये तीन तीन रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का फॉर्म आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये तीनों का तीनों रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही फॉर्म कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब एक और सेकेंड पॉइंट पर हम चलते हैं, हम लोग सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये मतलब क्या, अब टॉपिक क्या चलते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पहला रिजल्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा रिजल्ट में आते हैं। दूसरा रिजल्ट देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि चूंकि हमारे पास ए एक्स हम निकाल चुके हैं और ए वाई निकाल चुके हैं, यहीं से कहानी शुरू करते हैं। ए एक्स बराबर क्या निकला था, ए कॉस थीटा, और ए वाई बराबर क्या निकला था, ए साइन थीटा, दो रिजल्ट निकला था। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं। तो इधर स्क्वायर करो,
एक्स स्क्वायर को वाई से स्क्वायर करके जोड़ दो तो ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर इधर भी स्क्वायर करके जोड़ो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर साइन साइन स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जैसा था वैसे रन देते हैं, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर हम रन देते हैं। ठीक है, इधर क्या है, ए स्क्वायर बाहर लेते हैं तो बचे कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉम स्क्वायर थीटा प्लस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। अच्छा, अब देखिए इसको क्या हम ऐसा अभी जो लिखने वाले पर बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्यों, यस क्योंकि सर, ये पूरे का वैल्यू 1 हो इसका जाता है, पूरा का वैल्यू 1 होगा। ये पूरे का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 1। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा यस सर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आ गया, 1। ये एक रिजल्ट है। ए बराबर क्या हो गया, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ए वाई स्क्वायर। ए वाई स्क्वायर। तो बोले सर ये क्या, अब इससे फायदा क्या है, अब इससे फायदा क्या है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गया। अभी तक आप लोगों ने 2-3 रिजल्ट निकाला था, देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तीनों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वेक्टर पड़ेगा ये फॉर्मूला की तरह काम करेगा। ठीक है, बोलो कैसे फॉर्मूला, तो अभी देखो दिखाते हैं अभी तुरंत। अभी तक एक रिजल्ट हम लोग पढ़े थे, याद है, ए बराबर पढ़े थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, याद है, अरे जस्ट ऊपर पढ़े थे, यस सर। अरे ये वाला ये यस सर। दिखा, जिसमें कि ए एक्स जो है, ये जो हमारा जो वेक्टर था ए एक्स एक्स के लॉन्ग, और ए वाई जो वेक्टर था वाई के लॉन्ग, इसका मैग्नीट्यूड था एक्स और यूनिट वेक्टर क्या था आई था, इसका मैग्नीट्यूड था ए वाई और यूनिट वेक्टर क्या था जे था, ये ना था। तो यहां तक कहानी है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये स्टार करके ये अलग से आपको दिखा रहे हैं, ये अलग से दिखा रहे हैं ताकि आपको मीनिंग समझ में आए। ठीक है, ये लाल वाला अलग चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस वेक्टर का मॉड बताइए, मॉड ऑफ ए, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपको ए पूछ रहा है, ये तो रिजल्ट था। अगर आपसे कोई ये पूछे तो इस वेक्टर का मॉड निकालिए, इस वेक्टर का मॉड निकालिए या ए निकालिए, तब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। क्योंकि मॉड ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सर हम लोग मॉड क्यों यूज करते हैं? वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तरीका है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। देखो वेक्टर में 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बार बार क्या पूछेगा, अगर आपको कोई पूछता है कि इस वेक्टर के बारे में बताइए, इस वेक्टर के बारे में, एक बार लिखिएगा डायरेक्शन बताइए, दूसरी बार बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा इसका ये बताइए, ये बताइए, ये बात समझ रहे हो? ये एक सिंबल है जो दिखाता है आपको इसका क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू, उसमें प्लस माइनस डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं। मतलब -10 हो चाहे 10 हो, आप 10 बोलिएगा, क्योंकि वेक्टर में 2 चीज है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बता देगा तो प्लस माइनस का मतलब ही नहीं है। अगर मान लो कोई बोलता है कि इसका मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शन क्या है, माइनस नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन में तो बताना पड़ेगा ना, ईस्ट है वेस्ट है, तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक -10 टोटल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब ये तरीका है, ये सिंबल है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है किसी वेक्टर का इस तरह का फॉर्म लिख के पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे उसका वैल्यू जानना चाह रहा है। तो यदि मान लो वेक्टर का ये फॉर्मेट है, ए बराबर ए एक्स आई और ए वाई जे, और आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे, तो करना क्या है, आपको आई के आगे वाला का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जे के आगे वाला के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन देखो आपसे पूछता है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक वेक्टर मेरे पास ए जिसका वैल्यू दिया हुआ 3i + 4j, आपसे पूछा फाइंड ए, अब कैसे निकलेगा, अरे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या पूछ रहा है आपसे, सर इसका मैं बताऊं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, या ए का फॉर्मूला क्या रूट होता है, रूट ओवर अंडर ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स मतलब यहाँ बगल में लिखते हैं, देखिए ए बराबर क्या होता है स्क्वायर। ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ए एक्स का स्क्वायर मतलब आई के आगे वाले का स्क्वायर, यानी आई के आगे क्या है 3 स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला, ऊपर का फॉर्मूला देखिए, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यस सर याद ऊपर है। का ये ना है,
ए वाई का स्क्वायर, ए वाई कितना है यहाँ पर, जे के आगे वाला को ए वाई बोलते हैं, तो जे के आगे 4 है, तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर। अरे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। 16 प्लस 9 5 आंसर आएगा। 25 यानी 5 हो गया। तो किसी वेक्टर यस का आपसे सर। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आपको उसका एक्स और वाई जानना होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर फॉर्मूला है। बात समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको बहुत ही कारगर है। यहां से शुरुआत, इस नोट्स बनाएगा तो इसको कैसे लिखेगा, वी हैव हम जानते हैं वी हैव एक्स इक्वल टू इतना, तो इतना है ना, लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करके आप यहाँ तक लेते हैं, है ना। और साइड में जो भी नोट बनाते हैं जरूर नोट करेगा ताकि आपको याद रहे। और नीचे क्वेश्चन एक आ गया, ठीक है। चलो अभी के लिए काफी है इतना। शाम में फिर आपको बताएंगे कि एंगल थीटा निकालना सीखेंगे हम लोग, है ना। शाम में हम लोग का मेन टारगेट होगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में फिर से यहां तक लिख के छोड़ देते हैं, वी हैव, इसी से आगे बढ़ेंगे फिर से। एक्स बराबर ए कॉस थीटा और ए वाई बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा। ये निकाले थे जी, रेक्टेंगुलर वेक्टर्स का ए और एक्स निकाल चुके थे, है ना। अच्छा अच्छा चलो बता ही देते हैं। देयरफॉर अगर ए एक्स बाई ए वाई कर दें, सॉरी एक्स बाई वाई नहीं, ए वाई बाई एक्स कर दें तो क्या आएगा बताओ जरा। तो देयरफॉर अगर ए वाई बाई एक्स करें तो क्या आएगा, ए वाई का जगह क्या हो जाएगा ए ए sin थीटा बाई ए cos थीटा। बाई ए कॉस थीटा। बताइए क्या होगा, ए कैंसिल, तो ए वाई बाई ए एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, टेन sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। ये एक फॉर्मूला आ गया। या थीटा बराबर सिंपली लिखने का तरीका होता है, अगर आप लोग टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। यानी यदि आपको किसी वेक्टर अगर पूछ दिया कि किसी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ और आपसे पूछे कितना एंगल पे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो थीटा से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगला टारगेट हम लोग रहेगा इस थीटा से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स निकालना, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। शाम में हम लोग का ये क्लास होगा।